तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है लेट एफ एंड जी बी रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, इसमें एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2x प्लस 1 और जो जी एक्स की वैल्यू है ये आपको दी हुई है 4x माइनस 7। फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड करना है फॉर व्हाट रियल नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स को आपको बराबर रखना है और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, एफ एक्स की जगह आप रख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x माइनस 7। तो जो x वाली टर्म्स है उनको आप एक तरफ कर दो, उसके बाद सिंपली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम इधर लाएंगे -2x, इधर से आ जाएगा -8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +4। जो इसका सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में कहता है फॉर व्हाट रियल नंबर एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो जी एक्स से कम होगी, तो एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। तो सेम वही काम करना है आपको। देखो जैसे हमने ये सिंप्लीफाई किया था, ये सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास -2x लेस देन -8। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, जब इक्वलिटी होती है तो हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है, क्योंकि बीच में जो साइन होता है वो इक्वल्स टू का होता है। लेकिन जब साइन इन इक्वलिटी का होगा तो आपको माइनस माइनस ऐसे काटना नहीं है। आप माइनस कॉमन निकालोगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये 2x हो जाएगा और ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। जो लेस का साइन होता है वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर ग्रेटर दिया होगा तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन इक्वलिटी में ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर इक्वल्स टू 4 आई थी और यहाँ पर ग्रेटर देन 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन और रेंज बतानी है, इसी का ही और पार्ट है। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो इसकी आपको क्या बताना है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। अब ये तो हमें पता है कि जो इसका डोमेन होगा उसमें x की वैल्यू आप 1 तो पुट कर नहीं सकते, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्यों नहीं होगा 1, क्योंकि अगर आप 1 को 0 पुट करोगे तो नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फंक्शन आपका रियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो यानी यहाँ पर आप डोमेन में सारे रियल नंबर रख सकते हो, सिर्फ 1 को छोड़ सकते हो। अगर हम रेंज की बात करें तो जब आप इसकी रेंज निकालोगे तो रेंज के लिए आपको क्या करना है, ये मॉडुलस फंक्शन है, इस मॉडुलस फंक्शन को अगर आप हटाते हैं तो यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 ऑलरेडी है, ये कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उस केस में जो एफ एक्स है उसमें मॉडुलस को आप हटाओगे तो -x माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा -1। यानी आप x की वैल्यू देखो 1 तो आप रख ही नहीं सकते हो, वो तो हमने क्लियरली पहले ही कैंसिल कर दिया। 1 से बड़ी रख सकते हो या 1 से छोटी रख सकते हो। 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी रखोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 से कोई भी छोटी वैल्यू रखोगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो जो आपकी रेंज है इसमें रेंज हो जाएगी आपकी या तो -1 आएगा या +1 आएगा, सिर्फ ये दो एलिमेंट आएंगे और इसमें कुछ नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर हम 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 डज लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर उस फंक्शन को देखते हैं, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5, 2x प्लस 3 एंड x प्लस 5 फॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 2। तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों बराबर आनी चाहिए और जो फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच करते हैं वो भी बराबर आनी चाहिए। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने जो फंक्शन है वो क्या लेना है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू लेस देन 2 के लिए फंक्शन ये है आपका, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 2 में 2 प्लस में 3, यानी ये 7 आ गई। और जो राइट हैंड लिमिट है उसमें अगर आप करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पर प्लस दिखाना है ऊपर, इसके लिए फंक्शन आपके पास आ जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस 5 यानी 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। तो ये दोनों तो बराबर आ गई। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू अप्रोच कर रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू मतलब f2 अगर आप निकाल रहे हो तो डायरेक्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, इक्वल्स 2 के लिए भी आपके पास यही फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर आप डालते हो तो 2 × 2 में 2 प्लस में 3
तो यहाँ से भी आपका आंसर ये 7 आ गया। तो इन तीनों केस में आपकी जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है, इसका मतलब ये लिमिट x टेंड्स टू 2 पर एग्जिस्ट करती है। तो ये जो 2 नीचे आ रहा है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को तो आप बेशक बाहर ही रहने दो, इसको तो बाद में हम देख लेंगे। जो आपके पास जो बचा हुआ है इसका आप डेरिवेटिव करो यूजिंग क्वोशिएंट रूल। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, ये जो 1/2 है इसको तो एज इट इज रखना है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव कर देना है। तो x - 4 का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, और इनटू में डिनोमिनेटर आ जाता है, फिर माइनस साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज रहता है, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, √x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/2√x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, देखिए यहाँ पर √x आ गया, यहाँ से हो गया x - 4 डिवाइडेड बाई 2√x एंड डिवाइडेड बाय x। अब ऊपर आप एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर एलसीएम लेंगे 2√x आ जाएगा, 2√x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, इसकी ब्रैकेट खोल देंगे, ये आ जाएगा +4, और ये वाला जो x है ये भी यहाँ पर इनटू हो जाएगा। तो 2x - x करेंगे तो 2x - x आ गया x + 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये √x है, ये x है, तो x की पावर हो जाएगी 3/2। इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा आपका 1/4। अब इसने बोला है आपसे f-1, तो f-1 जब आप निकालेंगे तो इसमें क्या करना है, बस आपको डेरिवेटिव में x की जगह पर 1 पुट कर देना है। तो ये आ गया 1 + में 4 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3/2। अब 1 की पावर तो आप कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहना है। ऊपर आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, और नीचे आपके पास 4 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/4। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन जो है आपके सिलेबस में नहीं आई थी, तो हम सिर्फ मीन डेविएशन इसमें से निकाल लेते हैं। मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन भी बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं, छोटा सा एक फार्मूला यूज़ करना है, तो कर लेना आप आराम से। तो जब भी आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मीडियन तो हमें पता होना चाहिए, और मीडियन पता होने के लिए क्या करना है, पहले डाटा को आपको ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपका जो डाटा है क्वेश्चन नंबर 21, तो सबसे पहले आपके पास आएगा इसमें 17, फिर आएगा 18, फिर उसके बाद 20, 22, 20, 22, फिर 25, 26, 25, 26, 28 एंड 30 और 38। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन आपके पास है यहाँ पर। तो n आपके पास मिल गया 9। अब मीडियन जब आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म ऑड है, तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला रहेगा आपका, 9 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी 10th टर्म डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5th टर्म आ जाएगी। तो अब 5th टर्म यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो मीडियन आ गया आपका इसमें 25। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मीन डेविएशन निकालते हैं, यानी समेशन ऑफ xi माइनस मीन। तो जितनी भी xi है उन सभी में से हम मीन को माइनस करते चलते हैं, प्लस उसका मॉडुलस होता है, तो यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू है, साइन को हम नेगलेक्ट करते चलेंगे। समेशन का साइन हमने लगा दिया, मतलब उन सबको हम प्लस भी करते चलेंगे। 3 काम हम इकट्ठे यहाँ पर करते जा रहे हैं। तो 17 - 25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, -8 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा, प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, फिर 0 1 3 5 एंड 13। तो इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास बनता है कितना, 45। तो इसका टोटल 45 आ गया। अब जो फार्मूला था आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इस फार्मूले अंदर समेशन ऑफ xi माइनस मीन और मीडियन डिवाइडेड बाय n। तो ये जो टोटल हमने किया, ये टोटल आपके पास आ गया 45, और 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछी थी आपसे, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन अगर आपके स्कूल में कराया हो ऐसा कुछ तो आप इसको कर लेना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। इसका फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन
इनटू में कर दिया जाता है 100। ठीक है, अब मीन डेविएशन हमारा निकला है कितना, मीन डेविएशन है आपका 5, मीडियन कितना है आपका 25, और इनटू में कर देंगे आप 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 20। तो क्वेश्चन नंबर आप 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन 22 में कहता है फॉर सम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज इक्वल्स टू 36 एंड Q3 इक्वल्स टू 63। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो ये जो वर्ड यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसकी हेल्प से आपको इसने ये बता दिया कि जो स्क्यूनेस है यहाँ पर वो ज़ीरो है, क्योंकि डाटा जो है वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ इक्वल है। तो इसका मतलब जो स्क्यूनेस है इसकी वो ज़ीरो है आपके पास। स्क्यूनेस को आप ज़ीरो रखेंगे। Q1 आपको दिया हुआ है 36 और Q3 दिया हुआ है 63। Q1 दिया हुआ है 36 और Q3 दिया हुआ है 63। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको करना है यूजिंग बोले मेजर ऑफ स्क्यूनेस फाइंड द मीडियन। मीडियन आपको फाइंड करना है। तो मीडियन जो होता है, ये क्वार्टाइल डेविएशन आपको जो दिए होते हैं, मीडियन को आप Q2 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल है, जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है, मीडियन का ही काम करता है, मीडियन ही होता है। तो उसके लिए जो बाउले कोफिशिएंट्स फार्मूला है, उसके लिए हम फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये फार्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू Q3 प्लस में Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो सारी वैल्यू आपके पास है। ये तो हो गया 0, Q3 की वैल्यू होगी आपके पास 63 और ये हो गया 36। ये आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 63 माइनस 36। अब यहाँ से जो भी आएगा माइनस करके उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर तो लेके जाओगे। अब यहाँ पर 0 ऑलरेडी आ रहा है तो 0 तो हो ही जाना है, तो उसको डिवाइड कर माइनस करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 0 करेंगे। ऊपर जो 63 और 36 है, इन दोनों को आप ऐड करोगे, 99 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q2, इसको आप इधर ले आएंगे, 2 टाइम्स ऑफ Q2 इक्वल्स टू 99। तो Q2 आ जाएगा आपका कितना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 49.5। तो ये आपका इसमें मीडियन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। 23 में कहता है ₹1000 इज इन्वेस्टेड एवरी 3 मंथ। 1,000 रुपये हर 3 मंथ पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं एट 4.8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाउ मच विल द एन्युटी बी वर्थ इन 2 ईयर्स। तो 2 साल के अंदर जो उसकी एन्युटी है वो कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए जो हम एन्युटी निकालते हैं, यानी फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो आपको फार्मूला जो दिया हुआ है, उसमें आपको एक तो रेगुलर अमाउंट दिया हुआ है, यानी R आपको दिया हुआ है 1000 का। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आपको दिया हुआ है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 23, 4.8 दिया हुआ है, लेकिन क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली है तो उसमें आप क्या करोगे, 4 से उसको डिवाइड कर दोगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2। अब ये जो 1.2% है ये क्वार्टरली दिया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसको परसेंटेज को आप हटा के क्या कर देंगे 0.012, ये आपके पास परसेंटेज आ गई, आई की वैल्यू आ गई, जो फार्मूले में हम इसमें आई यूज़ करते हैं। अब जो फार्मूला इसका फ्यूचर वैल्यू का था वो क्या फार्मूला था, R इंटू में 1 प्लस में I रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय I। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आपके पास है। देखो R की जगह आप ये पुट कर सकते हो 1000, 1 प्लस में I आ गया 0.12 रेज टू पावर n, कितने टाइम के लिए होगा। अब टाइम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम कितना 2 साल, लेकिन क्वार्टरली है। उस क्वार्टरली की वजह से जो 2 साल है वो एक्चुअली में कितने हो जाएंगे, 8 क्वार्टर हो जाएंगे। तो n की जगह आपको 8 पुट करना है, -1 डिवाइडेड बाय 0.012। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए आपको लॉग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें लॉग टेबल आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, तो लॉग टेबल का आपको यूज़ करना पड़ेगा, या आपको क्वेश्चन में लॉग टेबल की वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर दी जाएगी तो आपको क्या करना है, 1000 आ गया। अब उसके बाद इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 1.012 रेज टू पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.012।
अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर 8 करके लॉग वाली वैल्यू लेंगे। अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपको ज़रूर दी जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू दी यहाँ पर आपको दी हुई है वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो मैंने सॉल्व कर रखी है तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ। इसकी वैल्यू होगी 1.1001, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 0.012। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1000 इंटू में 0.1001 डिवाइडेड बाय 0.012। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा ₹8344.18। तो जो एन्युटी की जो वैल्यू है 2 साल के बाद इतनी आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सॉरी, इसका और पार्ट और दिया हुआ है, पहले इसको कर लेते हैं कि ये कहता है डीलर इज़ इन झांसी बाय सम आर्टिकल वर्थ ₹8000। एक डीलर है जो झांसी में है, वो एक आर्टिकल खरीदता है 8000 रुपये का। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, रेट ऑफ GST 18% है, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पेज फॉर द आर्टिकल बॉट। तो कितनी उसने GST पे करी है, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो अब इसके लिए यहाँ पर इसने स्पेसिफाई किया नहीं है कि इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट सेल है, तो हम इसको इंट्रा स्टेट सेल ही लेके चलते हैं और जो GST है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो और पार्ट है, तो प्राइस कितना है आपके पास, प्राइस है इसमें 8000। अब इसमें जब GST दी जाएगी तो GST क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल के अंदर जो GST होती है वो आधी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है और आधी स्टेट गवर्नमेंट को चली जाती है। तो जो CGST है वो जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8000 का 9% आपको निकालना है, क्योंकि टोटल 18% है। 18% में से आधी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लेती है और आधी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको चली जाती है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 8 72, तो 720 होगी। और SGST निकालेंगे तो वो भी यहाँ पर सेम ही आ जाएगी 720। तो टोटल मिलाकर वो कितनी GST पेड कर रहा है, तो टोटल का इसका हम ऐड कर देते हैं। टोटल GST 720 प्लस 720 तो 02247 तो टोटल मिलाकर वो इतनी GST पे कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपसे पूछी गई है या नहीं, फाइंड हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द आर्टिकल। तो डीलर उस आर्टिकल के लिए कितना पे कर रहा है, तो टोटल जो पेमेंट है वो आपकी कितनी बनेगी, देखिए 8000 का तो उसका प्राइस था और इतनी उसने GST यहाँ पर दी, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे 9440, इतना टोटल मिलाकर जो डीलर है वो उस आर्टिकल के लिए पे कर रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 24th है, 24th में आपको दिया हुआ है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी हुई है सेट A एंड सेट B आर इक्वल। तो 24th क्वेश्चन में कहता है कि सेट A एंड सेट B आर इक्वल if and only if A is less than equals to B, if and only if A less than equals to B और and B less than equals to A। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली स्टेटमेंट है। तो जब इसमें आप नेगेशन लिखते हैं तो उस नेगेशन में क्या करेंगे, इसका जो नेगेशन है 2 तरीके से लिखा जाता है कि सेट A एंड B आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर सेट A एंड B आर इक्वल, दोनों सेट को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर जो एंड वर्ड यूज़ हो रहा है उस एंड वर्ड को ख़त्म करके वहाँ पर और वर्ड कर देंगे, इफ़ A लेस देन इक्वल्स टू B और B लेस देन इक्वल्स टू A, ठीक है। अब दूसरी तरीके से इसमें स्टेटमेंट को कैसे लिखा था, नेगेशन में जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद है वो स्टेटमेंट पहले आ जाती है। तो वहाँ पर उसका जो नेगेशन आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इफ़ A less than equals to B and B less than equals to A then A is not equals to B, ठीक है। यहाँ पर इक्वल कह रहा था, वहाँ पर हमने नॉट इक्वल दिखा दिया। तो 2 तरीके से इसका जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया जाएगा तो 2 तरीके से आपको उसको नेगेशन कर देना है। पहली स्टेटमेंट को यहाँ पर ऐसे रखना है, दूसरी स्टेटमेंट जो है उसका नेगेशन कर देना है। नेगेशन के लिए हमने क्या किया, यहाँ एंड की जगह और यूज़ कर लिया। फिर दूसरी बार में क्या करना है, जो बाद वाली स्टेटमेंट है जो Q है उसको आपको पहले लिखना है और P का आपको नेगेशन कर देना है। P में यहाँ पर इक्वल दे रहा था तो आपको नॉट इक्वल कर देना है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कहता है कि आपको कुछ कोड वर्ड में दिए हुए लैंग्वेज में, यहाँ पर ये डॉलर का साइन है, हैश का साइन है, स्टार का साइन है, इसका मतलब है शर्ट इज़ क्लीन। ठीक है, 25 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि ये साइन है, ये साइन है और ये साइन है, इसका मतलब है यहाँ पर शर्ट इज़ क्लीन। उसके बाद जो दूसरा साइन दिया हुआ है उसमें ये @ हो गया, डी हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर हैश, इसका मतलब है यहाँ पर क्लीन एंड नीट, क्लीन एंड नीट। और एक तीसरी स्टेटमेंट और दी हुई है, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है @ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है यहाँ पर नीट बॉय। तो आपको यहाँ बताना है कि जो कोड एंड है, जो वर्ड एंड है, उसके लिए क्या कोड का यूज़ किया गया है। तो उसके लिए जब आप यहाँ पर कोड के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में पहले हम कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पर जो हैश है, यहाँ पर भी हैश है, तो इन दोनों में ये सिंबल कॉमन आ रहा है। यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन सा कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए क्लीन यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब जो हैश है उसका मतलब तो हो गया यहाँ पर क्लीन। यहाँ पर देखो @ कॉमन है, यहाँ @ कॉमन है, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर नीट यहाँ पर कॉमन है, तो यानी @ का मतलब हो गया यहाँ पर नीट। आपको ये नहीं बताना, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। अब रह गया क्या यहाँ पर, देखो इसका मतलब भी निकल गया, इसका मतलब भी निकल गया, यहाँ पर डी है, इस डी का मतलब हो जाएगा एंड। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा हमारा डी। फिर इसका यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट और दिया हुआ है, उसमें कहता है A स्टैंड्स फॉर प्लस, B स्टैंड्स फॉर माइनस, C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10C4। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है 10C4 ब्रैकेट में A, फिर ब्रैकेट है 4C4, फिर उसके बाद है B6। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या मतलब क्या दिया हुआ है आपको, A का मतलब है यहाँ पर प्लस, तो जहाँ पर A है वहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है B स्टैंड्स फॉर माइनस, B की जगह हो गया यहाँ पर आपके पास माइनस, एंड C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल दो, तो ये 10 4 = 40 प्लस 16 माइनस 6, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10 आ गया, 10 और 40 इसको आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उसमें कहता है 27, ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। सॉरी, उससे पहले क्वेश्चन नंबर है 26 क्वेश्चन में कहता है फॉर एनी सेट A एंड B शो दैट A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B नॉट। अब ये क्वेश्चन भी वैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए नहीं है, क्योंकि सेट में जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको कोई एलिमेंट ले लेके शो करने हैं, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं, हाँ प्योर मैथमेटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर जब आपको इसको प्रूव करना होता है तो आई थिंक अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके सिलेबस में नहीं आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 में कहता है द क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। एक क्लॉक को सुबह 5 बजे ठीक सेट किया गया। द क्लॉक लूजेज 16 मिनट्स इन 24 आवर। जो क्लॉक है वो 24 घंटे के अंदर 16 मिनट लूज़ करती है, यानी 16 मिनट वो पीछे चली जाती है। स्पीड थोड़ी कम है, सेल उसके अंदर डाल लेना ताकि सही चलने लगे। तो व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 10 PM ऑन द 4th डे। अगर क्लॉक के अंदर चौथे दिन 10 PM का टाइम हो रहा है तो एक्चुअली में जो टाइम है, करेक्ट टाइम है, वो करेक्ट टाइम क्या होगा आपका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 16 मिनट कितने घंटे में लूज़ कर रहे हैं, वो 24 घंटे में लूज़ कर रहे हैं। तो 16 मिनट लूजेस इन 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 आवर की वैल्यू निकालूँ तो 1 आवर की वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16 मिनट है तो 16 मिनट को मैं आवर में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। 16/60 आवर्स हो गया यहाँ पर, लूजेज इन 24 आवर्स। अब यहाँ पर मेरे को 1 आवर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 आवर की वैल्यू निकालने के लिए इसको मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, 60/16 से। इतने आवर लूज़ कर रहा है कितनी देर में,
24 को भी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 16 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये सारा कट गया। तो यहाँ से अब आपके पास जो कंक्लूज़न आया वो क्या कंक्लूज़न आया, अब ये कह रहा है कि जो 1 आवर है, 1 आवर लॉसेज इन कितनी देर में, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 4 से इसको काटा, 4 से इसको काटा, 19 आवर्स में, यानी 90 घंटे के अंदर घड़ी जो है वो 1 घंटा पीछे हो जाती है। यानी एक्चुअली में वो कितनी चल गई, 89 आवर्स चलेगी, क्योंकि 1 घंटा वो पीछे हो गई। तो अब इसके हिसाब से हम करेक्ट क्लॉक का टाइम निकालते हैं। तो करेक्ट क्लॉक मूव्स, अब करेक्ट क्लॉक कितना मूव करेगी, तो जो यहाँ पर करेक्ट टाइम होना चाहिए वो 90 घंटे है, लेकिन जो आपकी जो घड़ी है वो 89 आवर्स तक चल रही है। अब उसे जो टाइम हमने सेट किया था 5 बजे से लेकर 4th डे 10 PM तक, तो टोटल देखो कितना टाइम हो गया। सुबह हमने 5 बजे सेट किया पहले दिन, 5 बजे से अगले दिन 5 बजे तक 24 घंटे हो गए। फिर दूसरे दिन हो जाएंगे, फिर सुबह 5 बजे से अगले 5 बजे तक 24 घंटे ये हो गए। फिर आगे करोगे ऐसे, फिर 5 घंटे ये हो गए, और सॉरी 24 घंटे हो गए। अब जो 4th डे है वो 5 नहीं बज रहे, वो 10 PM हो रहे। तो 10 PM सुबह 5 बजे से लेकर और 10 PM तक का जो टाइम होगा ये कितना हो गया, देखो 5 से लेकर 7 घंटे 12 बज गए, और फिर 12 से लेकर 10 कितने घंटे हो गए, 10 घंटे वो हो गए, 10 घंटे वो हो गए, और स्टार्टिंग के 7 घंटे ये थे, तो कितने हो गए, 17 घंटे हो गए। तो टोटल मिलाकर कितने घंटे चली है घड़ी, 12 7 19, 6 7 8, तो 89 आवर्स चली है। यानी जो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 89 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। तो हमारी जो घड़ी है वो करेक्ट जो है वो इतना घंटे चलनी चाहिए, लेकिन वो चली इतने घंटे है क्योंकि पीछे चल रही है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आपका टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 89 से 89 आप कैंसिल करेंगे, तो 90 आवर्स जो है आपकी घड़ी जब ठीक चलेगी तो 90 आवर्स का टाइम होना चाहिए। अब 90 आवर्स का टाइम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, घड़ी 10 बजे की बजाय 11 बजे का टाइम वहाँ पर शो करेगी, करेक्ट टाइम। जो इनकरेक्ट है वो तो 10 बजे है ही, तो करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा, वो 11 बजे का आ जाएगा शाम का, क्योंकि पहले क्या दे रखा था आपको, सुबह 10 बजे तक का दे रखा था। वो 10 बजे तक के बीच में 89 आवर्स थे, तो 89 आवर्स घड़ी चली उसके हिसाब से, लेकिन घड़ी चलनी कितनी चाहिए थी, 90 आवर्स चलनी चाहिए थी। तो सुबह 5 बजे से लेकर चौथे दिन 11 बजे, चौथे दिन जब हम 11 बजेंगे शाम को, तो उस समय तक टोटल मिलाकर 90 घंटे आपकी घड़ी चल चुकी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। यहाँ कहता है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट बी चूजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। तो 40 स्टूडेंट है, वो 40 स्टूडेंट में से आपको 5 स्टूडेंट चूज़ करने हैं जो किसी एक पार्टी के लिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको बस सिंपली क्या करना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 40 हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स। तो कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ ये बताया हुआ कि भाई 40 स्टूडेंट है, 40 में से आपको 5 स्टूडेंट चूज करने हैं। तो 40C5, बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 40 फैक्टोरियल, 40 - 5 35 फैक्टोरियल, इंटू में 5 फैक्टोरियल। इसको आप एक्सपेंड कर देंगे, 40 39 38 37 36 35, कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते चलेंगे। और यहाँ 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म्स हैं सारी काट पीट के आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6,58,008। तो इतने तरीक़ों से आप उन 40 में से किन्हीं 5 स्टूडेंट को चूज़ कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 का जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 1 - 2। सर्कल जो है कहाँ से पास कर रहा है, 1 - 2 से पास कर रहा है। एक पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, और एक दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है जहाँ से सर्कल पास कर रहा है, ये पॉइंट है 4 - 3। और सर्कल का जो सेंटर है वो आपको दिया हुआ है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, 3x प्लस में 4y = 7। ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर लाई कर रहा है, और इन दोनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। तो जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसको हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल।
ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम यहाँ से दो इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, आप x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, y की जगह -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, y की जगह -2 आ गया, तो 2g इंटू में 1 प्लस में 2f इंटू में -2 प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन यहाँ से 1 प्लस में 4, यहाँ से 2g और -4f प्लस में c इक्वल्स टू 0, तो 4 + 1 5 आ गया, तो ये आ गया 2g -4f प्लस में c इज इक्वल्स टू या +5 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कि ये वाला पॉइंट है, इसको आप यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर, 2g इंटू में 4, 2f इंटू में -3 प्लस में c इक्वल्स टू 0। फिर आपने यहाँ पर स्क्वायर किया 9, 8g -6f प्लस में c इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपके पास 8g -6f प्लस में c और 16 + 9 25 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इसके अलावा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक तो ये c हमारा ख़त्म हो जाएगा और जो दो वेरिएबल हैं आपके पास वो दोनों वेरिएबल बचेंगे, तो इन दोनों को आप ऊपर नीचे लिख लो, 2g माइनस में 4f प्लस में c प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8g -6f प्लस में c प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज कर देना, तो इसके हमने साइन चेंज करे, ये हो गया कैंसिल। अब बचा गया आपके पास 2 - 8 करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -6g, यहाँ से बच जाएगा 6 - 4 2f और यहाँ से आ गया आपके पास -20। तो यहाँ से देखो -2 आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ रह जाएगा 3g -f और इधर आ जाएगा आपके पास +10। तो इसको आप इक्वेशन को इस तरीके से लिख दो, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम रख देते हैं हम थर्ड, 3g -f इक्वल्स टू में -10। अब क्योंकि इसने ये दिया हुआ था कि जो सर्कल का सेंटर है वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब सर्कल का सेंटर जब हम इस तरह की इक्वेशन में लिखते हैं तो सर्कल का सेंटर होता है -g एंड -f। तो जो -g और -f है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि यहाँ पर ये हो जाएगा -3g -4f इक्वल्स टू में 7। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, कि इससे कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है इस लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g -f। तो x की जगह आप -g पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, f की जगह y की जगह -f पुट करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये दो इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके g और f की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3g -f इक्वल्स टू -10, ये आ जाएगा -3g -4f इक्वल्स टू में 7। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -5f, यहाँ से आ गया -3, तो f की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। अब इस f की वैल्यू को आप थर्ड में पुट कर दो, थर्ड में पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, g की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3g -f है, f की वैल्यू होगी 3/5 इक्वल्स टू -10। इसको आप इधर ले जाके सिंप्लीफाई करो, तो -10 प्लस में 3/5, 10 5 जा 50, 50 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -47/5, 3 को इधर ले जाएंगे तो g की वैल्यू आ गई आपके पास -47/15। अब आपके पास g की वैल्यू भी आ गई, f की वैल्यू भी आ गई। अब आप इसको कहाँ पर पुट करो, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आपके पास इक्वेशन बनाने के लिए g भी होना चाहिए, f भी होना चाहिए, c भी होना चाहिए। तो आप जो फर्स्ट में पुट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है 2g, तो 2 इंटू में g की वैल्यू है -47/15 प्लस में क्या गया माइनस में 4f, तो माइनस में 4 इंटू में f की वैल्यू आपके पास 3/5 प्लस में c प्लस में 5। तो इस सारे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू आएगी आपके पास 55/15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इस आपके पास f की वैल्यू भी आ गई, g की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब ये सारी वैल्यू आपको क्या करनी है, तो ये इक्वेशन है यहाँ पर आपको पुट कर देनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बन जाएगी,
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx। तो g की जगह हमारे पास क्या है -47 अपॉन 15x प्लस में 2fy। f की जगह आपके पास क्या है वैल्यू 3/5 प्लस में c की वैल्यू आपके पास ये है। तो यहाँ पर एलसीएम लेके इसको आपको पूरे को सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आपकी बन जाएगी 15x स्क्वायर 15y स्क्वायर माइनस 94x प्लस में 18y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड पार्ट है और में आपको दिया हुआ है, कहता है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो इसका और वाला पार्ट है। कौन कौन से पॉइंट है? एक है हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 0। अब ये जो दो पॉइंट हैं इनसे अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं एक लाइन का, वो लाइन की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या दी हुई है? इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास x अपॉन में a cos थीटा प्लस में y अपॉन b साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी कहता है कि भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल दें या इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल दें तो उसका जो प्रोडक्ट है वो b स्क्वायर के बराबर होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद हो तो ax1 by1 प्लस में c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो ये लाइन की इक्वेशन है, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू लूँ तो ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, c को इधर लाएंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा। तो जब आप इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं इसको हम लिख देते हैं d1। तो a आपके पास जैसे यहाँ पर है cos थीटा अपॉन में a, ये हो गया। पॉइंट आपके पास ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और प्लस में by1, b की वैल्यू आपके पास ये आ गई, लेकिन जो y1 है वो 0 है। तो 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और c की वैल्यू -1 आ गई डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। इसका मॉडुलस आ गया, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a -1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। ये आपके पास d1 आ गया। ऐसे कि जब आप d2 निकालते हैं तो देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में फ़र्क क्या है? सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है, यानी यहाँ पर ये माइनस वाली टर्म होनी चाहिए। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो d2 में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस cos थीटा इंटू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a -1 एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। ये आपके पास आ गया d2। अब कहता है इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास b स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d1 इंटू में d2। यहाँ जो d1 है इसमें देखो d1 की वैल्यू तो ये होगी आपके पास cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a -1। ठीक है, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम लेके देखो यहाँ पर सीधा इसको हम ऐसे कर देते हैं, a हो गया, और इसका एलसीएम भी लेके यहाँ पर भी इसको हम a कर देते हैं। थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा कैलकुलेट करने में। इनटू में जो दूसरा वाला आ गया आपके पास ये आ गया। अब इसमें देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इस माइनस को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, बिल्कुल ही बाहर कर देता हूँ। तो ये माइनस को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाहर मॉडुलस तो ये है ही। तो अब ये माइनस बाहर निकालने से क्या बन जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में a डिवाइडेड बाय a। और नीचे जो दोनों टर्म है देखो, ये भी रूट में ये भी रूट में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बिल्कुल सेम टर्म है तो रूट इनका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ क्या रहेगा? cos स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में b स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस बी a प्लस बी। तो आइडेंटिटी आप बनाओगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस साइन को अभी हम ऐसे ही रखते हैं, तो a का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे ये आ गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया a स्क्वायर। यहाँ से भी आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर
तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये जो बी स्क्वायर है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लो। अब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या बना, इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट अभी लगी हुई है हमारे पास। यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर तो है ही, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर जो सारी टर्म है वो कॉस में है, तो नीचे वाली जो टर्म है ना साइन में, इसको भी आप कॉस में बदल लो तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 10th की आइडेंटिटी है, तो छोटी मोटी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा हैवी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो ये ए स्क्वायर, ये वाला जो बी स्क्वायर है इसको आप यहाँ ऊपर ले आओ। अब इसकी जब आप ब्रैकेट खोलोगे यहाँ से माइनस साइन को आप अंदर कर दो तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब नीचे देखो कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई में है बी स्क्वायर। अब देखो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ रहा है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन पूरा का पूरा सेम है, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर का मॉडुलस भी आप लगाओगे तो वो बी स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो बी स्क्वायर के बराबर है।